Hello friends, welcome to ST Adda. Here we are just going to discuss ST S19004 math section. Coming up to the first part. Here the first question says 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हमको दी गई हैं वो सारी की सारी 5 अंकों की हैं। ओके, और हमें चाहिए ऐसी संख्या जो देखिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसके लास्ट में इन चारों से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता हो, यानी कि जब 3 से इसको काटेंगे तब भी शेषफल 2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 2 आएगा, इसी तरह से 8 और 12 से जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 2 आएगा। अच्छा देखिए, हम ऑप्शन जज करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तो उस नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, और शेषफल 2 आ रहा है मतलब कि या तो +2 हो या इसमें +2 हो, यानी कि लास्ट में या तो इकाई के अंक पर 2 हो रहा हो या इकाई के अंक पर 7 आ रहा होगा। तो देखिए केवल एक ऑप्शन है जिसमें इकाई के अंक पर 2 आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करें यहाँ पर तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया आपका 61/10 का होल स्क्वायर प्लस 611/10 का होल स्क्वायर प्लस 611/10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए ये हो गया 61/100 का होल स्क्वायर प्लस 611/100 का होल स्क्वायर प्लस 611/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बाहर से 1/10 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर बचा आपका 61 प्लस 61 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से 1/100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बना आपका 61 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर प्लस 611 का स्क्वायर। देखिए ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100 और अपॉन 1/10,000, तो ये हमारे पास आ गया √100 यानी कि 10, ऑप्शन सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हम जरा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये हो गया आपका √2 + 1, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया आपका √2 - 1 अपॉन, यहाँ पे वर्गांतर लग जाएगा तो 2 का ये हो गया 2 - 1 यानी कि 1, तो इस तरह से हमारे पास बना √2 - 1 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा √3 - √2, आगे क्या बनेगा √4 - √3, इसी तरह से चलते चलते हमारे पास बनेगा √100 - √99। तो देखिए यहाँ पर -1 बच जाएगा, जबकि 2 इस -2 से कैंसिल आउट हो गया, √3 इस -√3 से कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह से 4 इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से -99 यहाँ पर +99 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास √100 - 1, √100 का मतलब हो गया 10 - 1 यानी कि 9, ऑप्शन बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 5 लीटर अल्कोहल पानी का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल का परसेंट आपको दिया गया 40%। हम 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। 1 लीटर पानी मिलाने का मतलब अल्कोहल की जितनी मात्रा पानी मिलाने से पहले थी अल्कोहल की उतनी ही मात्रा पानी मिलाने के बाद होगी। देखिए 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 40% इंटू 40/100। 1 लीटर पानी मिलाया, पहले 5 था अब एक और मिला दिया, टोटल सोल्यूशन हो गया 6 लीटर का। इसमें अल्कोहल की मात्रा हमें फाइंड करनी है, तो मान लिया कि x% है, ये 100 से 100 कैंसिल, ये किया आपका 200 डिवाइड बाई 6 यानी कि 100/3, 30 to 1/3%। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। हमें बोला गया है किसी परीक्षा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो हमारा पासिंग मार्क हो गया वो कितना हो गया उत्तीर्ण अंक, ये हो गया हमारा 40%। अच्छा, उससे 220 नंबर मिलते हैं और वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए उत्तीर्ण अंक के, ये उत्तीर्ण अंक का परसेंट था, ये उत्तीर्ण अंक के मार्क्स हैं, तो ये हो गया आपका 240। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे 40% = 240। आपको निकालना है परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% निकालना है, तो 100% = 600, ऑप्शन सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 405 रुपये में वो 10 किलोग्राम सेब खरीदता है, यानी कि
अच्छा 1 किलोग्राम सेब खराब हो जाते हैं तो सीपी आपकी कितनी थी आपकी 405 रुपीज़। 10% लाभ का आकांक्षी हो, यानी कि उसे बेचना कितने में है टोटल को 405 इंटू 1.1, यानी कि ये हो गया आपका 405 प्लस 40.5 यानी कि 49.5 रुपीज़। सॉरी ये हो गया आपका 0.554 445.5 रुपया, ठीक है। यानी कि इतने में उसको बेचना है इस चीज़ को। अब देखिए सेब 1 किलो खराब हो गया, पहले सेब थे आपके पास 10 किलोग्राम, 1 किलो खराब हो गए तो बचे कितने 9, तो कितने की दर से बेचे, तो देखिए 445.5 डिवाइडेड बाई 9 किलोग्राम, यानी कि आपका ये आ गया 49.5, ऑप्शन बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार 40 साइकिल खरीदता है, उसका अंकित मूल्य लागत मूल्य से, देखिए मान लीजिए एक साइकिल का जो एमआरपी है, एक साइकिल की जो सीपी है वो है आपकी x रुपीज़, ठीक है। तो एक साइकिल का एमआरपी कितना हो जाएगा, 25% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि एक साइकिल की एमआरपी हो गई 1.25x, ठीक है। वह नगद बिक्री पर, अच्छा तो 40 साइकिलों की एमआरपी कितनी हो गई 40 इंटू 1.25x, ये एमआरपी हो गई, सॉरी ये एमआरपी है, ठीक है। अब देखिए नगद बिक्री पर 10% का डिस्काउंट देता है और उधार बिक्री पर 5% की छूट देता है। कुल माल का 3/4, कुल माल कितना है 40, इसका 3/4 यानी कि 30 को वो नगद बिक्री पर बेचता है, यानी कि अच्छा एक की सीपी कितनी है x और उसका एमआरपी कितना है 1.25, तो 30 का एमआरपी कितना हो जाएगा 1.25x, और इसको डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, यानी कि 0.90 में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस हो गई 30 की। अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ जिसको उधार पर बेचता है वो 10 आइटम्स बचे आपके, और इसको भी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितना है 5%, यानी कि 0.95 पे बेचेगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका 20,250, यानी कि 30 इंटू 1.25x इंटू 0.90 प्लस 10 इंटू 1.25x इंटू 0.95 इज इक्वल टू 20,250। यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 3600, ठीक है। तो एक साइकिल का जो लागत मूल्य होगा वो 3600 होगा, डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पर r को 1% बढ़ाया जा रहा है तो हमें 24 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसको करने का एक तरीका है, इंटरेस्ट मान लिया हमने 24 रुपीज़, ठीक है। 2 वर्ष टाइम हमें कितना दिया गया है 2 साल का। अच्छा r की वैल्यू 1% बढ़ा है तो r को हमने मान लिया 1%, ठीक है। तो मान ली वो धनराशि कितनी है p, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू i। अच्छा p हमें निकालना है, r1 हो गया, t हो गया 2 और ये 100 अपॉन इज इक्वल टू 24, ये गया 12 टाइम्स और p की वैल्यू आ गई 1200, ए पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2, ठीक है। अब देखिए 124 दिनों के लिए काम खत्म करना था, टोटल डेज हमारे पास थे 124 व्यक्तियों को काम पे लगा, यानी कि m1 कितना हो गया 124, 64 दिनों बाद पता चलता है, यानी कि 64 दिनों तक काम हुआ और काम कितना खत्म हुआ 2/3, ठीक है। उसने कितने व्यक्तियों को काम से हटाया, तो 124 माइनस एक्स, यानी कि मान लिया हमने कि x व्यक्तियों को उसने काम से हटा दिया इनटू, ठीक है। काम 64 दिनों तक हो चुका है और 124 दिनों में ख़त्म होना है, यानी कि कितने दिन बचे अब 60 अब। अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये गया आपका, देखिए ये गया 32 टाइम्स। अच्छा ये बचा आपका 124 इंटू 32 अपॉन 60 इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स। 4 से डिवाइड करते ये गया 15 टाइम्स, इसको 4 से डिवाइड किया गया 8 टाइम्स, ओके। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा इनको, देखिए x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 56, बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखिए
जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, ये हो गया आपका 8p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 10p, p से डिवाइड कर दिया हमने तो ये हो गया p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू आ गई 10। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 98। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 4c, और माइनस 3 को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, -1 -1 -1, सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 और c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1, ये 4c स्क्वायर है सॉरी, ठीक है, ये बन गया 2c का होल स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस होगा 4c इज इक्वल टू 0। तीन स्क्वायर्स के टर्म्स 0 दे रहे हैं, यानी कि तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2। हमें निकालना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1/4 तो गया 2 प्लस 1/4 और 2 प्लस 1/4 यानी कि 2:1/4 डी पार्ट। नाउ वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, हमने तीनों को एक ऑर्डर में लिख लिया, या तो आरोही या अवरोही क्रम में। ये बन गया 543, ये बन गया 861 और ये बन गया 967। सबका अलग अलग डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, पहला डिफरेंस ये बन गया हमारा 8318, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 106 और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 424। अच्छा, हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी यानी कि मासा निकालना होता है, तो HCF हो जाएगा जो डिफरेंस आया है 318, 106 और 424 का HCF यानी कि 106, ऑप्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर x, y और z तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक रूल नोट कर लीजिए यहाँ पर, if x, y and z are consecutive numbers then x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is equal to always 3 होगा, हमेशा 3 रहेगा, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9y, यानी कि 9 इंटू मिडिल टर्म। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पूछा, यानी कि आंसर क्या आएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी परीक्षा में 70 विद्यार्थी पास हुए, 60 विद्यार्थी भौतिकी में पास हुए। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम से करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 70% विद्यार्थी मैथ में पास हुए हैं, ये मैथ का सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये फिजिक्स का सेक्शन हो गया। ठीक है, 70% लोग मैथ में पास हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैथ और फिजिक्स की बात कर रहा है। मैथ में टोटल कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, 70%, और फिजिक्स में 60% लोग पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा दोनों विषयों में पास हुए, ये दोनों विषयों का हो गया, ये जो कॉमन है ये हो गया आपका दोनों विषयों में पास लोग, ये हो गया आपके 40%। अच्छा, ये पूरा सेक्शन मैथ का है जिसमें 40% इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि केवल मैथ में पास होने वाले लोग, तो 70 - 40 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 30%। केवल मैथ में पास हुए लोग, केवल फिजिक्स में पास हुए लोग कितने हो जाएंगे, 60 - 40 यानी कि 20%। अच्छा, हमें क्या करना होता है, ये जो केवल वाले हैं इन दोनों का सम प्लस ये जो दोनों में कॉमन है, यानी 30 + 20 और 40 यानी कि 90% लोग टोटल पास हुए हैं। और हमसे पूछा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो 10% लोग फेल हुए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है मात्रा का। x अगर इनिशियल मात्रा है तो 1 - a/x 1 - b/x, ये मात्रा हमारी शेष बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट।
अब देखिए 40 लीटर का एल्कोहल है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 40, 8 लीटर यानी a कितना हो गया 8, और इसके बाद मिश्रण से 10 लीटर निकाला था, यानी कि b कितना हो गया आपका 10। बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 40, 1 माइनस 8/40, फिर 1 माइनस b यानी कि 10/40, ये बन गया 40 इंटू ये गया 5 टाइम्स यानी कि 4/5 इंटू ये गया 4 टाइम्स यानी कि 3/4, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 24, ऑप्शन बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एक यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पहली ट्रेन की चाल अपॉन दूसरी ट्रेन की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट पहली ट्रेन को लगा समय अपॉन दूसरी ट्रेन को लगा समय। ओके, देखिए पहली ट्रेन की चाल हमें कितनी दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की x मान लेते हैं और ये हो गया आपका अंडर रूट दूसरी ट्रेन पे कितना समय लगा है 4, और दूसरी ट्रेन का पहली ट्रेन को कितना समय लगा है, सॉरी एक मिनट, ये दूसरा होगा, ये थोड़ा रिवर्स का ऑर्डर होता है यहाँ पर, ये आपका होगा पहला, ठीक है। ये गया 4 टाइम्स और 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू आ गई 80, ऑप्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल साइन रूल, यानी कि साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c, ठीक है। ये साइन रूल हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा हमें दिया क्या है यहाँ से, cos a अपॉन a इज इक्वल टू cos b अपॉन b इज इक्वल टू cos c अपॉन c, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें, हम मान लेते हैं ये k हो गया, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से cos a अपॉन साइन a अपॉन के इज इक्वल टू cos b अपॉन साइन b अपॉन के इज इक्वल टू cos c अपॉन साइन c अपॉन के, ये सब के कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया आपका cot a इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot c, यानी कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऑप्शन सी पार्ट समबाहु त्रिभुज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये 12 किलोमीटर के एक पथ पर दो लोग रिवर्स में दौड़ रहे हैं, यानी कि एक इस तरफ दौड़ रहा है और ये दूसरा इस तरफ दौड़ रहा है, तो दोनों की चाल अगर x और y है तो दोनों की चाल का समेशन हो जाएगा, ठीक है। और 12 किलोमीटर का पाथ है, टोटल टाइम कितना लगेगा आपको यहाँ पर, इन दोनों को मिलने में जो समय लगेगा, मिलने का समय लगा समय ये हो जाएगा आपका 12/4 + 2 यानी कि 6, यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा पूछा है पहला धावक दूसरे से मिलेगा, तो पहला धावक की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे में कितना चलेगा, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 2 वर्ष का एसआई और सीआई दिया गया है। अच्छा अगर हमें 2 साल का एसआई व सीआई दिया गया हो, तो यहाँ पर जो मूलधन का होता है हमारा फॉर्मूला उसको नोट कर लीजिए, P इज इक्वल टू 1 ईयर एसआई, 1 साल का एसआई का होल स्क्वायर अपॉन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि दोनों का अंतर। देखिए 2 साल का सीआई कितना, एसआई कितना 600, तो 1 साल का एसआई कितना 300 का होल स्क्वायर अपॉन डिफरेंस 600 माइनस 400 कितना हो गया, डिफरेंस यानी कि 600 का और ये 400 का, सॉरी 640 का, यानी कि सीआई और एसआई के 2 साल का जो डिफरेंस है ये होगा आपका 40, ये हो गया 900 इंटू 100 अपॉन 40, यानी कि आएगा आपका 2250, ऑप्शन बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, देखिए महत्तम मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर किसी एक की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देते हैं, या कुछ साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर दीजिए या फिर कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर दीजिए। अच्छा दोनों को अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो देखिए थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं अगर, तो साइन थीटा मैक्सिमाइज होगा, और थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो कॉस थीटा मैक्सिमाइज होगा। किसी की भी वैल्यू को हम
रख देंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग 90 वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 0 और ये हो गया साइन की पावर 90, साइन की पावर 4 इंटू 90, तो हो गया आपका 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 1। देखिए ये क्वेश्चंस होते हैं सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको दो कंडीशंस पुट करनी होती हैं। हम थीटा की हम वैल्यू रखेंगे 30, 45 या 60, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए जो हमें चेक करनी पड़ती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो शून्य नहीं होना चाहिए इनमें से किसी भी वैल्यू को रखने पर, और दूसरा ऑप्शंस जो होंगे आपके वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, ऑप्शंस सेम नहीं आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं थीटा की वैल्यू को 45, ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 प्लस कॉट 45 1 माइनस √2, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस √2, ये हो गया 2 माइनस √2 और ये हो गया 2 प्लस √2, यानी कि 4 माइनस 2 वर्ग, अंतर का फॉर्मूला लग गया और ये आ गया 2, तो ऑप्शन आ गया आपका डी पार्ट। आप अगर इसको 30 भी रखेंगे तो 30 पर भी थीटा का मान वही आएगा जो 45 पे आया है। देखिए प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्या मान लीजिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 हैं, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका औसत x है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे x1 मान लेते हैं, ये x1 और ये x1, ठीक है, तो इनका औसत x है, यानी कि ये औसत है x प्लस 2, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो है हमारी x1 प्लस 2। अच्छा, अगर हमारा संख्याएं साथ हो जाती हैं, यानी कि अगली हो गई हमारी x1 प्लस 5 और अगली हो गई x1 प्लस 6, तब जो मिडिल पार्ट होगा यानी कि ये वाला मिडिल पार्ट हो गया, तब जो आपका अगला x औसत हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस 3। तो x ये बढ़ कितने से गया, अगर हम x में 1 ऐड कर दें, ठीक है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारा ये वाला मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा औसत है संख्याओं का वो 1 से बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जरा, हमारे पास टोटल 90 रुपीज़ हैं, ठीक है, टोटल रुपीज़ 90 हैं, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, ठीक है। यदि 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 5 है। अच्छा, अगर 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे में कितने रुपए, 1/2, 25 पैसे में कितने रुपए, 1/4 और 10 पैसे में कितने रुपए, 1/10, ठीक है। तो देखिए सिक्कों का अनुपात कितना है, यानी कि टोटल कितने रुपए के अनुपात में हमारे पास, मतलब पैसों का अनुपात, रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 50 पैसे में 1/2 रुपीज़, तो अनुपात कितना है 2, तो यानी कि 2 × 1/2 रेशियो, ठीक है, 3 × 1/4 रेशियो, 5 × 1/10, तो हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 1/3/4 रेशियो 1/2। एलसीएम ले लेते हैं हम, ये हमारा आ गया 4, 3 और 2, इस रेशियो में हमारे पास अमाउंट है। अच्छा, अमाउंट टोटल है कितना हमारे पास 90, तो 90/4, 3, 7 और 2 9, ठीक है, इंटू 9, और हमें चाहिए किसका, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 3 रेशियो चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास 30 रुपया, ठीक है। अगर हमारे पास 30 रुपया है, ठीक है, तो उसमें 25 पैसे कितने होंगे, इंटू 4 कर दें तो 120, यानी कि 120 सिक्के हमारे पास होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 16 को लिख लिया हमने 2 की पावर 4 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 15, ये हो गया हमारा 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बना 2 की पावर 5 प्लस 1, यानी कि 2 की पावर 15, और ये बना 32 प्लस 1 यानी कि 33, 33 है यहाँ पर, तो यानी कि 33 से विभाज्य होना चाहिए, ऑप्शन डी पार्ट। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20 और 50% की वृद्धि की जाती है। चलिए किसी दो को पकड़ लेते हैं, पहले 10 और 20 को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो 10 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 10/100, यानी कि हो गया 32%, ठीक है। अच्छा, इस 32% की वृद्धि हुई है, दूसरे को हुई है 50% की वृद्धि, तब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 32 प्लस 50 प्लस 32 इंटू 50/100, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 82 प्लस, और ये बन गया 16, यानी कि 98%, ऑप्शन डी पर। हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है जो x प्लस वाई प्लस
एक्स वाई अपॉन 100 का, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वही फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है। पहले हम किसी दो को पकड़कर उसका रिजल्ट निकालें, फिर जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ कैलकुलेट किया हम लोगों ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए ये शून्य हो गया जब कोई अमाउंट, यानी कि जब कोई ना लाभ हो ना हानि हो, ये 10% की हानि हो गई इस तरफ, ठीक है। अच्छा इस तरफ की बात करें तो ये हो गया 12:1/2% की लाभ हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए हानि पे बेचा जाता है तथा वस्तु को जब 9 रुपये बढ़ाया गया तो इतने का लाभ हो गया, यानी कि इसका जो डिफरेंस है ये 9 रुपये का है और इसका डिफरेंस है टोटल कितना 10 और ये 12, यानी कि कुल 22 सही 1/2 का डिफरेंस है, यानी कि 22:5 का जब डिफरेंस होगा परसेंट का तभी हमारे पास 9 रुपये आएंगे, ठीक है। क्रय मूल्य होता है हमारा 100%, तो जब 100% का डिफरेंस होगा तब कितने आएंगे 9/22.5 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 900/22.5, ये गया आपका 40 टाइम्स, ऑप्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एक महिला द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य, महिलाओं को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, पुरुषों को M से, मेन से और बॉयज़ को B से, ठीक है। तो 8 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 6 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य तथा 12 बच्चों द्वारा किया गया कार्य बराबर है। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 6 दिनों में पूरा करते हैं। 9 मेन 6 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं और 6 घंटे तक काम करते हैं। तो देखिए 12 आदमी, 12 महिलाएं और 12 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लिया हमने x दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर मेन है तो हम क्या करते हैं सभी को मेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर सॉरी ये वीमेन है और ये बॉयज़ हैं, ठीक है। तो 9 मेन इंटू 6 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12 मेन प्लस देखिए 8 वीमेन इज इक्वल टू 6 मेन, ठीक है, यानी कि 4 वीमेन इज इक्वल टू 3 मेन। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारी 12 वीमेन, तो 12 वीमेन इज इक्वल टू 9 मेन, तो ये हो गया आपका 9 मेन। 12 बॉयज़ इज इक्वल टू 6 मेन, ये इंटू एक्स, ये हो गया 9 मेन इंटू 6 ये हमारा हो गया इंटू 8 घंटे भी काम कर रहे हैं तो इंटू 8, ठीक है। देखिए M1 D1 हमारे पास फॉर्मूला लगा हमने, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2, ठीक है। ये 9 मैन 6 घंटे काम करके 6 दिनों तक पूरा करते हैं, तो 12 आदमी प्लस 9 आदमी प्लस 6 आदमी x घंटे काम करेंगे, x दिन काम करेंगे तो 8 घंटे और काम करेंगे, ठीक। तो देखिए हमें यहाँ से क्या किया हमने 9 मैन इंटू 6 डेज इंटू 6 आवर्स इज इक्वल टू 27 मैन इंटू x डेज इंटू 8 आवर्स, ठीक है। मैन से मैन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 9 से 27 गया 3 टाइम्स और यहाँ से आ गया आपका x की वैल्यू 12/8 यानी कि 1:4/8 यानी कि 1:1/2 डेज। ऑप्शन आएगा आपका नन ऑफ दीज। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग की भुजा कितनी हो गई 11 और वर्ग का परिमाप कितना हो गया यानी कि 4a यानी कि 44 और यही वर्ग का परिमाप क्या होगा तार की लंबाई। इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है तो देखिए यानी कि सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 44 तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44 यानी कि 44 इंटू r/7 इज इक्वल टू 44। यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7। उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि पाई r स्क्वायर तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 154। ऑप्शन सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। मान लिया यहाँ पे दिया गया है आंतरिक त्रिज्या r1 और बाहर की त्रिज्या r2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अगर a1 बोलें इसको तो ये हो गया आपका पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। जब इसको 2 गुना कर दिया गया यानी कि जब दूसरा क्षेत्रफल निकाला हमने तो ये बना पाई ये हो गया 2r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 4 कॉमन आ गया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अच्छा इसको लिख सकते हैं 4 पाई a1 और ये हमारा a2 यानी कि a2 a1 से 4 गुना ज़्यादा है
तो कितने की वृद्धि हुई होगी? 300% की वृद्धि हुई होगी, यानी 3 गुने की वृद्धि ज़्यादा हुई होगी, तो 300%, ऑप्शन ए पार्ट। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दें, इन सारे त्रिज्यखंडों को, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रेडियस है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, अब देखिए ये एक आपका वृत्तखंड, त्रिज्यखंड है। अच्छा, अगर ये चारों वृत्तखंड मिला दें हम, तो क्या एक पूरा वृत्त बन जाएगा? क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो ये एक पूरा वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई। तो हो गया 4 माइनस पाई, ऑप्शन बी पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इजी क्वेश्चन है। ये केंद्र पर बना कोण है 60 डिग्री, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर cos sin 30 यानी कि 1/2 प्लस cos स्क्वायर 30 यानी कि 3/4, रूट 3/2 होती है वैल्यू, तो 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हो गया आपका 5/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए 5/4 की वैल्यू आ गई यहाँ से, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस x² प्लस 1/x², अलग अलग कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका 1/x² इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1, ये हो गया 1/4। 1/x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ऑप्शन ए पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 32, देखिए इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको साइन रूल पता होना जरूरी है। किसी भी ट्राइंगल के लिए जो साइन रूल होता है वो कितना होता है? साइन a/a इज इक्वल टू साइन b/b इज इक्वल टू साइन c/c इज इक्वल टू k मान लिया हमने। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी, ऊपर नीचे हमने साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा बन गया वर्गांतर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। ठीक है, और नीचे हो गया हमारा साइन स्क्वायर a प्लस बी। देखिए किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है? 100। क्वेश्चन नंबर 35, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, गुब्बारा मान लिया कि ये है, ठीक है, इसका केंद्र होगा, मान लिया केंद्र O है। ठीक है, ये प्रेक्षक की आंख है यहाँ पर। ठीक है, जब ये इसको देखेगा तो पूरा का पूरा देखेगा इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा? अल्फा। ठीक है, ना आगे बोल रहा है जबकि इसके केंद्र का उन्नयन कोण, ठीक है, ये केंद्र हो गया, और केंद्र से उन्नयन कोण की बात करेंगे तो इस वाले की बात करेंगे, ये हो गया आपका केंद्र से उन्नयन कोण। अच्छा, ये कोण पूरा आपको दिया गया है, इसको मिला देते हैं हम जरा सेंटर को इसको। ठीक है, तो ये बन गया आपका बीटा। ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गई ये दोनों। ठीक है, रेडियस आपकी आर है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। नाउ देखिए ये एंगल आपका पूरा अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? अल्फा/2, और ये वाला भी अल्फा/2। तो ओ बी और सी ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ बी सी की। देखिए साइन अल्फा/2 की अगर हम बात करें तो साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू हो गया हमारा आर अपॉन ओ बी। ठीक है, यहाँ से ओ बी की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आर कॉसेक अल्फा/2। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल की बात करते हैं ओ डी और बी की, ट्राइंगल ओ बी और डी में। ठीक है, ओ बी डी की अगर हम बात करें तो ये हमारा एंगल कितना है? बीटा। तो साइन बीटा हमने लगाया इज इक्वल टू ये ओ और डी को हमने मान लिया एच। ठीक है, ये हो गया एच अपॉन, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, एच अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आ गई या ओ बी की जो वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी एच अपॉन साइन
बीटा, ठीक है। अब देखिए ओ बी की वैल्यू यहाँ ये है और यहाँ पे भी ओ बी की वैल्यू है, तो ओ बी की दो वैल्यू है, तो यानी कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आर कॉस एक अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एच अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा एच इज इक्वल टू डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो ये दो आपके सर्कल्स हैं ओ और ओ डैश जिसका केंद्र है, ठीक है। तो ये सी ए और बी, अच्छा ये ओ ए और ओ बी बराबर हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ठीक है, और रेडियस दोनों बराबर होंगी। तो जो ये वाला एंगल होगा और जो एंगल ये होगा ये दोनों बराबर होंगे। मान लिया हमने कि दोनों एंगल हैं आपके x, ठीक है, तो एंगल आपका ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी और ए होगा, और ये मान लिया हमने x डिग्री है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है आपका ओ ए सी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो ओ ए सी एंगल है वो आपका हो जाएगा, ये ओ ए जो लाइन है वो क्या कर रही है, ये सी ए और पी को, यानी कि ओ ए लाइन एंगल सी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और जब बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल x, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा x, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये होगा ओ ए सी इज इक्वल टू ओ ए बी, यानी कि दोनों एंगल आपके x हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। देखिए एक थ्योरम नोट करिए हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा। ये 30 डिग्री और ये मान लीजिए आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ऑलवेज थीटा होगा। ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए 15 डिग्री, ऑप्शन बी पार्ट। तो कैसे होता है ये देख लीजिए एक बार, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। देखिए ए डी वृत्तखंड पर बना कोण है ये 30 डिग्री जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, और ए डी वृत्तखंड पर बना कोण है ये जो आपको ये दिखाया जा रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, तो ये एंगल कितना हो गया 15। तो ये वाला जो इस वृत्तखंड पर बना कोण है ये वाला, और इस वृत्तखंड पर बना कोण है ये वाला, तो ये दोनों क्या होंगे आपके 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा x प्लस 1/x की वैल्यू है √3, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। साइन की वैल्यू कितनी होगी साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। साइन ए की वैल्यू साइन रूल से आ गई ए स्क्वायर के स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू आ गई के स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर सी, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आ गई के स्क्वायर सी स्क्वायर, के कॉमन लेके काट दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया ये पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, इसको मान लिया हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा, और इसी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट, ये पूरा इनफाइनाइट तक, ओके। नाउ तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट साइन थीटा प्लस इनफाइनाइट टाइम्स, ओके। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, इस पूरे के स्थान पर ये वाला, इसके स्थान पर क्या हम y को पुट कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यही तो है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं y को, तो हमारा हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस y को इस तरफ ले आए तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई सेक स्क्वायर अल्फा इंटू ये हो गया आपका tan स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन सी पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 13। देखिए थीटा को हम लोग रख देते हैं 0 डिग्री, तो x को 0 डिग्री रख देते हैं। x को 0 डिग्री रखने पर ये कंडीशन पूरी तरह फुलफिल हो रही है, तो सेक स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10 0 डिग्री, ठीक है। तो सेक की पावर 10 0 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10 0 डिग्री, ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी पार्ट।
देखिए दोनों तरफ का जब स्क्वायर किया हमने तो ये हमारा आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, देखिए x प्लस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया फॉर्मूला हमारा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का, और ये शून्य के बराबर है, यानी कि x की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा x की पावर 18 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 3 प्लस x की पावर 12 को लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 2 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। x की पावर 6 यानी कि माइनस वन, और माइनस वन का क्यूब हो रहा है यानी कि माइनस वन आएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर यानी कि 1, और ये हो गया माइनस वन और ये हो गया प्लस वन, सारा कुछ कैंसिल हो गया, कितना हो गया शून्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। देखिए राज ने मोहन को एक साइकिल 46 रुपये के लाभ पर बेची। ठीक है, मोहन ने उसकी मरम्मत में x रुपये खर्च किया। अच्छा मान लिया कि राज ने वो साइकिल x रुपये में खरीदी थी। ठीक है, उसने 46 रुपये के लाभ पर मोहन को बेचा, यानी कि 1.46 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोहन के लिए CP हो गई। मोहन ने क्या किया, इसमें 40 रुपीज़ और ऐड किया, यानी कि जो खर्च किया मोहन ने इसकी मरम्मत पर, और उसने 1500 में सुनील को बेच दिया। तो मोहन को ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कि मोहन ने इसे 1500 में खरीदी होगी, तो ये हो गया इसका 1500। ठीक है, x इंटू 1.46 की वैल्यू आ गई 1660, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000। ऑप्शन सी पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 40। एक प्लाट 6% लाभ की दर से बेचता है, यदि वो उसे 10% लाभ पर बेचा होता तो 200 रुपये अधिक प्राप्त करता। देखिए दोनों परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 4% का। 4% का डिफरेंस इज इक्वल टू कितने के बराबर, 200 के। आपको निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका 100%, तो 100% हो गया हमारा क्रय मूल्य। 4% बराबर 200, तो 100% बराबर 5000। ठीक है, तो CP कितना हो गया इसका 5000। ठीक है, यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है, तो उस प्लाट का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 5500 का 5000 का 10%, तो SP कितना हो गया हमारा 5000 इंटू 1.1 यानी कि 5500 रुपया। ऑप्शन डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। देखिए हाउस रेंट का केंद्रीय कोण कितना है, हाउस रेंट कहाँ पर है, ये देखिए 13%। अच्छा टोटल होता है परसेंटेज में 100%, जरा रेशियो निकालिए, 13 रेशियो 100 हो गया। यही आपका एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री का, ये दोनों रेशियोज बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 3.6, तो थीटा की वैल्यू आ गई 13 इंटू 3.6 यानी कि 46.8%। ऑप्शन बी पार्ट। यदि कुल खर्च 1,70,000 प्रतिवर्ष है तो प्रति माह हाउस रेंट पर लगभग कितना खर्च होता है। कुल खर्च की बात कर रहा है, यानी कि 100% कितने के बराबर है, 1,70,000 के। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउस रेंट, यानी कि 13% कितने के बराबर होगा। 13% के लिए 13 इंटू 17 होगा और 00। ठीक है, तो 13 इंटू 17 यानी लास्ट में 1 जनरेट हो रहा होगा 00 के पहले, तो 00 के पहले 1 केवल पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन ए पार्ट। हाउस रेंट तथा ट्रैवल का कुल खर्च फूड तथा पेट्रोल के कुल खर्च के बीच में क्या अनुपात है। हाउस रेंट और ट्रैवल, हाउस रेंट 13, ट्रैवल है आपका 12, टोटल सम कितना हो गया 25। ठीक है, अच्छा फूड और पेट्रोल, फूड 25 और पेट्रोल 10, तो हो गया आपका 35। ठीक है, 25 10 35, तो हो गया आपका 5:7 का रेशियो। 60,000 रुपये एजुकेशन पर खर्च किए जाते हैं तो क्लॉथ्स पर किया गया खर्च बचत से कितना अधिक होगा। एजुकेशन पर आप खर्च करते हो 60,000 और एजुकेशन का परसेंटेज है 15%। 15% कितने के बराबर होगा 60,000 के। अच्छा क्लॉथ्स पर किया गया खर्च बचत से कितना अधिक है। देखिए क्लॉथ्स पर खर्च कर रहे हो आप 10% और बचत है आपकी 5%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5% का, तो 5% कितने के बराबर होगा, ये हो गया आपका 20,000 के बराबर। ऑप्शन बी पार्ट। मिसलेनियस 50% मेडिकल पर खर्च होता है, मिसलेनियस है 10%, और देखिए रेशियो कितना हो गया आपका 10/100% इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360%, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36 डिग्री। 36 डिग्री मिसलेनियस पर खर्च हो रहा है और मेडिकल उसका 50% है, तो मेडिकल का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 18 डिग्री का। 2 अंकों वाली संख्याएं, मान लिया कि संख्या है हमारी xy,
देखिए संख्या थी हमारी, मान लीजिए हमने संख्या मान ली x और y, ठीक है। तो ये संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे 10x प्लस वाई। ओके, हमें बोला गया है संख्या के अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई, ये 54 कम है तो इसमें हम 54 ऐड कर देते हैं, किससे, संख्या से। तो संख्या है हमारे पास 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया 9x इज इक्वल टू 54, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो संख्या का अंतर हम निकाल नहीं सकते, ऑप्शन सी पार्ट। नाउ देखिए ये हो गया हमारे पास 0.0064 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.008। देखिए इसको इस तरह से लिखा हमने x अपॉन, ये हो गया 64 इंटू 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ठीक है। देखिए ये हो गया अंडर रूट एक्स, ये बाहर आ गया तो 10 की पावर 2 बचा, ठीक है। ये बाहर आ गया तो ये बचा 8 इज इक्वल टू, ये बाहर आया बचा 2 और ये बाहर आया बचा 10 टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं अगर हम लोग तो ये बन गया हमारा x, और x की वैल्यू में निकालनी है, ये बन गया 16 का स्क्वायर यानी कि 256 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यानी कि 3 0 पहले आएगा और 256 यहाँ पर, तो पॉइंट कि पहले 3 पॉइंट के बाद 3 0 आएगा, ऑप्शन सी पार्ट। दो संख्याओं का मासा व लासा क्रम सब 72 है। देखिए मासा 12 है तो संख्याएं मान ली हमने 12x और 12y, लासा की बात कर रहा है 12xy, ये 72 है। ओके, संख्याओं का योग यानी कि 12x प्लस 12y ये दिया गया है 60, यहाँ से xy की जो वैल्यू आएगी ऊपर वाले से ये आएगी 6 और यहाँ से x प्लस y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी, देखिए अगर x की वैल्यू को 3 ले लें, 3 ले लें और y की वैल्यू को 2 ले लें, दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ये पहली और ये दूसरी कंडीशन दोनों, ठीक है। तो संख्या आपके पास हो गई 36 और 24। तो आपसे पूछा दोनों संख्याओं में एक संख्या होगी, तो एक संख्या आपकी 24 है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमेशा इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अच्छा यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग हैं थोड़ा, ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम क्या करते हैं ऊपर 1 ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 ऐड किया तो ये हो गया माइनस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 9 माइनस 9। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 माइनस 9 यानी कि 7 माइनस 7, ऑप्शन ए पार्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a अपॉन √3, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया पाई a अपॉन √3 का स्क्वायर यानी कि पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 3। तो दोनों का आपसे अनुपात पूछा है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 3, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये बन गया √3/4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 3, ये बन गया 3√3 अपॉन 4 पाई, ऑप्शन डी पार्ट, नन ऑफ दीज। So friends, it was the discussion. See you in the next. Thank you. Welcome to ST Adda friends. This is your discussion of English ST S19004. Okay friends. First part, error. In the event of an attack, we will be forced to take arm against the enemy. देखो आर्म और आर्म्स, ठीक है, इसका यूसेज में यहाँ पे गड़बड़ी है। एंड एग्जैक्टली गड़बड़ी क्या है, आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब हुआ जो आपका हाथ होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्म, ठीक है। और आर्म्स का मतलब यहाँ पे वेपन्स और इक्विपमेंट्स में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अटैक की बात कर रहे हैं एनिमी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो हम वेपन्स और इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, ना कि
आपके हाथों की। क्लियर है? तो एरर किस पार्ट में होगी? बी पार्ट में। नेक्स्ट, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिस्कस के बाद अबाउट का यूसेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिस्कस का मतलब होता है टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, या यू कैन से टॉक ओवर और राइट अबाउट समथिंग। ठीक, इसलिए कभी भी हम डिस्कस के साथ अबाउट का यूसेज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी एरर बी पार्ट में है, और यहाँ पे टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सेंटेंस का यूज होना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज इफ द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड। देखो यहाँ पे ना इसको सपोज और इफ, ठीक है, इन दोनों का ये जो यूसेज है एक साथ किया गया है, इसको कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स का यूसेज जिनकी मीनिंग सेम होती है, ठीक है, और उनका यूसेज रिडंडेंट होता है, मतलब गलत होता है, एक साथ उनका यूज नहीं किया जाता। ठीक, सपोज का मतलब भी होता है मान लो, और इफ का मतलब भी होता है मान लो। ठीक, इसलिए यहाँ पे सपोज और इफ दोनों को यूज नहीं किया जाएगा, और इसमें हम सपोज इफ की जगह पे सपोजिंग का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखो एक सिंपल सा रूल समझ लो, अगर दो नाउन्स, ठीक है, एंड से जुड़े हैं, ठीक, तो उनके साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं, प्लूरल का नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रिपीटेड वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इसलिए यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस को रिप्लेस करेंगे पेज आफ्टर पेज से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। यहां पे भी रिडंडेंसी एरर है, क्योंकि डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो चीजों के बीच का अंतर, और बिटवीन भी उसके साथ यूज किया गया है, इसलिए यहां पे डिस्टिंग्विश और बिटवीन दोनों का एक साथ यूसेज नहीं किया जाएगा। द पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word। हमें दी गए क्वेश्चंस में क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग पता करनी है। ठीक है, एसीड, एसीड का मतलब क्या होता है, किसी की भी डिमांड को एग्री करना, ठीक है, या रिक्वेस्ट को या ट्रीटी को स्वीकार करना, राइट। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम एसीड के लिए? वी कैन हैव एग्री, ओके, वी कैन हैव कंसेंट और कंप्लाई, और वी कैन हैव अबाइड। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, एग्री करना। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसेंट, ठीक, रेफ्यूज करना किसी चीज़ को, डिनाई करना किसी बात को। क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया है, कंप्लाई दिया है। देखो डिसेंट ऑपोजिट है, डिफाई करना किसी चीज़ को ऑपोजिट हुआ, ठीक है, या डिफाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक, डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से सहमति नहीं होना, ठीक है, या किसी भी बात पे किसी से मतभेद होना। इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या होता है, किसी की बातों को नज़रअंदाज करना। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लाई। डोलफुल, डोलफुल का मतलब क्या होता है, आपके अपना दुख किसी से बता रहे हो, ठीक है, दैट इज़ डोलफुल, एक्सप्रेसिंग योर सोरो, ओके, कॉजिंग ग्रीफ और मिसफॉर्च्यून। मतलब किसी बात से आप खिन्न हो, दुखी हो, ठीक है, उस चीज़ को आप बता रहे हो किसी को, दैट इज़ डोलफुल। इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव डिजेक्टेड, राइट, और वी कैन हैव मिजरेबल। एक और अच्छा वर्ड पिटियस, सोरोफुल। इसकी एंटोनिम्स भी ले लेते कुछ, चेयरफुल, ठीक, ग्लैड, खुश होना,
ग्लीफुल, बहुत खुश होना, खुशी के मारे पागल होना। और एक अच्छा वर्ड लेते हैं इलेटेड। देखो एक्चुअली मैं ये जो वर्ड्स दे रहा हूँ आपको ना, ये वो वर्ड्स हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको एसएससी के हिसाब से जिस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, हम आपको वो वर्ड्स दिखा देते हैं कि हाँ ये वर्ड्स होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें और क्या क्या वर्ड्स हैं? क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत होना, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न होना। जॉयफुल, जॉयफुल क्या हुआ? किसी किसी चीज़ से आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, वो हुआ जॉयफुल, ठीक है। तो यहाँ पे डोलफुल की मीनिंग क्या हो जाएगी? मिसेरेबल। क्लियर? रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो साधु संत होते थे वो रेनन्शिएशन पे चले गए, है ना। मतलब उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी, जो खुशियाँ थी या घर परिवार था, उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्लियर? तो रेनाउंस का मतलब क्या होता है? टू रेफ्यूज़ और रिज़ाइन अ सर्टेन पोजिशन और योर सेल्फ, ठीक है। किसी चीज़ के लिए भी आपने किसी चीज़ का भी त्याग किया है। क्लियर? अच्छा, इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव अबैंडन और एब्जियो, बहुत अच्छा वर्ड है, 2013 एसएससी में पूछा गया है, ठीक। रेलिंक्विश, ये भी एग्ज़ाम वर्ड है, 11 या 12 में आया था प्रोबेबली मेंस के पेपर में। एब्डिगेट, ये अभी 2015 में आया है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एंटेनिम्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को त्याग करना, इसका मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, इसका ऑपोजिट, ठीक है। और यू कैन से, यू कैन हैव प्रोक्लेम समथिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? रेनाउंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? अबैंडन, ठीक है। अच्छा, रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बनाए रखना या सुरक्षित रखना, ठीक। कंफर्म, कंफर्म करना मतलब किसी चीज़ को निश्चित करना या पक्का करना। सप्रेस, सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना, ठीक है, सप्रेशन ऑफ समथिंग। हॉटिनेस, हॉटिनेस का मतलब क्या होता है? देखो, जो इंसान अपने ऊपर या अपनी किसी पर्टिकुलर अपीयरेंस पे या अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे घमंड करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉटिनेस, ठीक है। इसके लिए हम सिनोनिम्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव एरोगेंस, किसी इंसान को, कोई बहुत एरोगेंट इंसान है, ठीक है। और यू कैन हैव प्राइड, डिसडेन, इंसान की क्वालिटी में क्या आ जाएगा? इम्पोर्टेंस, ठीक। एक और वर्ड लेते हैं सुपरबिटी, इसके लिए हम क्या क्या एंटेनिम्स यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव ह्यूमिलिटी, ठीक। वी कैन हैव मॉडेस्टी, हाँ, एग्ज़ाम का एक वर्ड याद आया, डिफिडेंस, अच्छा वर्ड है, ठीक है। डिफिडेंस क्या हुआ? एंटेनिम, इसका हॉटिनेस का क्या हुआ? एंटेनिम हुआ, ठीक है। अच्छा, और वर्ड हमारे पास क्या कहते हैं? सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी इंसान की बहुत सरलता या सहजता। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर या बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा से, ठीक है। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब क्या? ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़, तो ब्रिस्कली मतलब क्या हुआ? तेज़ी से किसी चीज़ को करना। क्लियर? तो यहाँ पे हॉटिनेस की मीनिंग हम क्या ले लेंगे? एरोगेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, पता है यार ये क्वेश्चन ना आप लोग को पिछली एसटी में भी आ गया था, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। तो फिट्स एंड, कोई चीज़ अगर फिट एंड स्टार्ट में हो रही है मतलब क्या है? वो रेगुलरली नहीं हो रही है, ठीक है, रुक रुक कर हो रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट रेगुलरली, ठीक है। टू कास्ट एस्पर्शंस, टू कास्ट एस्पर्शंस का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान की कोई रेपो होती है, जो रेप्यूटेशन होती है, उसके ऊपर जब कोई हमला करता है, दैट इज़ नोन एज टू कास्ट एस्पर्शंस। मतलब क्या हुआ? टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, ठीक है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? मान लो आप टांगे पे जा रहे हो, ठीक है, आपको टांगे से जाना है, ठीक।
अब आप घोड़े के आगे कार्ट रख दोगे तो क्या कार्ट घोड़े को घसीट लेगी? नहीं घसीट सकती ना, ठीक है। तो जो भी एक पर्टिकुलर क्रम होता है चीज़ों को उसमें रखना, ठीक है, और जो चीज़ उसमें नहीं रखी जाती है, उल्टे सीधे क्रम में रखी जाती है, दैट इज नोन एज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पुटिंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। क्लियर? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, देखो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि आप मान लो आपको कोई चीज़ दी गई है, ठीक है, मान लो आप नॉवेल पढ़ रहे हो, ठीक है, या मान लो आप कोई फिलोसफिकल या इकोनॉमी की बुक पढ़ रहे हो, ठीक। तो क्या होता है, कई बार होता है कि कंटेक्स्ट ऐसा होता है जिसमें आपको एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं दी होती, बट आपको उसकी हिडन मीनिंग निकालनी होती है। जैसे मान लो आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक, तो उसमें आपको हिडन मीनिंग निकालनी होती है कई बार, ठीक। तो इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा? लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। क्लियर? स्केप, इसमें हमें क्या पता है, हमें इसमें ऑपोजिट मीनिंग्स निकालनी, ठीक है। स्केप करना मतलब क्या होता है? कहीं से बचकर निकलना, ठीक है, या यू कैन से ब्रेक फ्री फ्रॉम सम कन्फाइनमेंट और कंसील, ठीक है। चलो इसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव, इसके सिनोनिम्स देखते हैं पहले। एब्डिगेशन, ठीक, और ऑल्सो वी कैन हैव डेजर्शन, डेजर्ट करना मतलब धोखा देना या किसी तरह से निकलना, ठीक। निकलने के लिए वी कैन हैव रेस्क्यू, ठीक। और अच्छा वर्ड एक है एक्सट्रीकेशन, मीन्स लेवल का वर्ड है, अच्छा वर्ड है, ठीक। और एक और वर्ड होता है इवेजन। क्लियर है? ठीक है। इसके लिए हम एंटोनिम्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव मेंटेनेंस, बनाए रखना, बने रहना, ठीक। और वी कैन हैव स्टे, ठीक। वी कैन ऑल्सो हैव कैप्चर। क्लियर है? हमारे ऑप्शंस में कैप्चर था, सो विल यूज कैप्चर। ओके। इलूड, इलूड का मतलब क्या होता है? किसी के हाथ में ना आना, या फिर हम ये कह सकते हैं धोखा देकर निकल जाना, ठीक है। तो ये भी आपका एक सिनोनिम हो जाएगा एस्केप का। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, ठीक। डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है? मान लो कोई आपको डरा कर धमका कर किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, दैट इज नोन एज डेटर। क्लियर है? नेक्स्ट, टैसीटर्न, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। अच्छे से इस वर्ड की मतलब पता है क्या होता है? आपको ना वर्ड, सिर्फ एक वर्ड अगर आप सीखते हो तो आपको उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सब सीखने चाहिए। उससे क्या होता है, आप बहुत सारे वर्ड्स एक साथ एक ही वर्ड से सीखते हो, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है। क्लियर? टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपनी स्पीच या अपने कम्युनिकेशन में बहुत कम बोलता हो, ठीक है। ये जनरली एक किसी पर्टिकुलर इंसान की किसी स्पीच या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक, जो बहुत कम बोलता है वो, ठीक है, अल्पभाषी। इसके लिए सिनोनिम्स हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं रेटिसेंट, अच्छा वर्ड है जो आपको पहला वर्ड दिया भी है। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, ठीक है। और यू कैन हैव स्पीचलेस, और वर्ड्स में आ जाएगा साइलेंट, ठीक। हाँ, दो अच्छे वर्ड आए। अलूफ, ठीक। लैकोनिक, ये सब क्या हैं? ये सब टैसीटर्न के सिनोनिम्स हैं। क्लियर? इसके एंटोनिम्स में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव वर्डी, और वी कैन हैव कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, ठीक। ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। क्लियर? इनक्रेडिबल, अगर कोई चीज़ बहुत इनक्रेडिबल है, ये वन वर्ड में आप लोग यूज़ कर चुके हो, ठीक है। इनक्रेडिबल है मतलब ऐसी है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, समथिंग दैट इज नॉट बिलीवेबल। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थिंग्स विच आर बिलीवेबल, ठीक। अच्छा, इसके हम पहले कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक। इनक्रेडिबल के हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एब्सर्ड मतलब झूठी है, ठीक है, विश्वास करने योग्य नहीं है।
एक और अच्छा वर्ड है प्रीपोस्टरस। ठीक, अच्छा इसके लिए हम एंटोनिम्स का क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव क्रेडिबल और वी कैन हैव प्लॉजिबल। अच्छा वर्ड है ये भी, क्लियर है। अच्छा एब्सर्ड, एब्सर्ड मैंने आपको पहले बताया एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका होना किसी चीज़ का या निरर्थक होना, बेकार होना। ठीक, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत डिटरमाइंड है, बहुत दृढ़ है, दैट इज रेजोल्यूट। डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत संदिग्ध है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाउटफुल, क्लियर है। वैंगवर्ड, वैंगवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो जो इंसान, मान लो ये आप ग्रुप में चल रहे हो, ठीक है, तो जो आपके ग्रुप में सबसे आगे होता है, ठीक है, या जो आपके पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर रहा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वैंगवर्ड, क्लियर है। अच्छा इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? वी कैन हैव फ्रंटियर, वी कैन हैव लीडर्स, लीड, ठीक, क्लियर। अच्छा इसके एंटोनिम्स में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? कोई चीज़ लीड कर रही है और उसको ऑपोजिट क्या हो जाता है? रेयर, ठीक है। अच्छा कोई फ्रंट में रहता है, उसको ऑपोजिट क्या होगा? जो नेतृत्व करता है वो फ्रंटियर, और जो उनके पीछे होता है वो फॉलोअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैंगवर्ड की मीन ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉलोअर्स, क्लियर। पायनियर, पायनियर का मतलब क्या होता है? जो सबसे आगे चलता है, पथ प्रदर्शक होता है, आपका अग्रगामी होता है, ठीक है। फेरोशियस, कोई चीज़ बहुत फेरोशियस है, मतलब क्या है? बहुत खूंखार है, बहुत उग्र है। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस का मतलब कौन क्या होता है? कोई इंसान जो बहुत निडर होता है, बहुत निर्भीक होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉन्टलेस। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। शी डिड नॉट डैश हर शॉक एट हर सन्स डेथ। देखो गेट थ्रू, गेट ऑन, गेट ओवर, गेट अप, देखो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? आपको हर चीज़, मतलब सारे फ्रेजेस पता होने चाहिए, ठीक। गेट थ्रू, गेट थ्रू समथिंग का मतलब होता है, गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को पूरा करना, कंप्लीट एनी वर्क, ठीक है। अच्छा गेट ऑन, इफ़ यू गेट ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? आप अपने करियर में, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, मूविंग टू सक्सेस, क्लियर। गेट ओवर, गेट ओवर समथिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज से उभरना, ठीक। और गेट अप, गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना, ठीक। यहाँ पे किसी चीज, शी डिड नॉट डैश हर शॉक एट हर सन्स डेथ, तो उसकी बेटे की डेथ का जो उसको शौक लगा था, शी कुड नॉट गेट ओवर दैट, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर मानसिक स्थिति से उभर नहीं पाई है, क्लियर है। अच्छा आई हैव गिवन हर डैश सम वर्क्स, अ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, मैनी वर्क्स। देखो इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी कि एक्चुअल में क्या फिल करेंगे, ठीक। एक सिंपल सा रूल समझो, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में वर्क दिया हो, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वर्क के जस्ट साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? सी, इसके जस्ट पहले आर्टिकल है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका प्लूरल नहीं बनता, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? ए और डी, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क, क्लियर है। आगे चलते हैं, ही इज़ अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन। फिर से फ्रेजल वर्ब्स आए, ठीक। कट डाउन, देखो फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपको इसमें सबकी मीनिंग पता होनी ज़रूरी होती है, क्लियर। कट ऑफ, कट इन और कट आउट, ठीक। कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कटौती करना, किसी भी चीज़ की कटौती करना, ठीक। या फिर कट डाउन का मतलब फेल से भी होता है कि काट कर गिराना, ठीक। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप समथिंग,
क्लियर। कट इन, कट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बाधा डालना, ठीक है, रुकावट डालना। क्लियर। कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है, देखो कट आउट के साथ फॉर का यूज़ हुआ है ना आगे, इसलिए मैंने आपको कट आउट फॉर बोला है, ठीक है। अच्छा, कट आउट फॉर का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो इस पर्टिकुलर वर्क के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए सुइटेबल है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कट आउट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर दैट प्रोफेशन, क्योंकि वो पॉपुलर टीचर है इसलिए ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर दैट प्रोफेशन। क्लियर। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश बोरो हिज कार फॉर अ डे। देखो हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें, पास्ट में, ठीक है, तो जो भी वर्ड यूज होगा वो पास्ट का यूज होगा, ओनली वन पॉसिबल वर्ड एंड दैट इज कुड। क्लियर था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, मैनी women इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ दैट डैश बिफोर दे आर बॉर्न। देखो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो विमेन है, ठीक है, वो पुअर हेल्थ का शिकार होती हैं उनके पैदा होने से पहले से, ठीक है। अब देखो बात क्या कह रहा है, मतलब जब से वो पैदा हुई हैं तब से ऐसा होता है, ठीक है, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है ना, ठीक। अच्छा, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, हम रिवर्स के लिए यूज़ करते हैं ओरिजिनेट, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, उद्गम होना कहीं से, ठीक है, निकलना। डिराइव, डिराइव का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, उससे आप किसी कंक्लूजन पे आ रहे हो, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिश, इफ़ यू आर इस्टेब्लिशिंग समथिंग मीन्स आप किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हो, ठीक। और बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना। देखो वर्ड्स बहुत क्लोज क्लोज लग रहे थे लेकिन देखो कितनी डिफरेंट मीनिंग है ना, ये चीज़ आपको सीखनी होगी, ठीक है, ये चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिगिंस, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें क्या देना है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, एक वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है, हमें वो निकालना है, ठीक। कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन, परसिवेरेंस। स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे ई नहीं होता, ए होता है। क्लियर। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर काल के क्रम में चल रही है, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी। नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब क्या होता है, नेमेसिस मीन्स होता है ऐसा पनिशमेंट जिससे आप स्केप नहीं कर सकते। क्लियर। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग है कोई चीज़ बहुत सिंटिलेटिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है कि आप लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हो, जैसे आपने एक प्रोवर्ब पढ़ा होगा, पेशेंस एंड परसिवेरेंस इज़ द की टू सक्सेस, है ना। तो लगातार प्रयत्न और धैर्य, ठीक है, ये सफलता की कुंजी है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, रेमिनिसेंस, ठीक। रेमिनिसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, REMINISCENCE, ठीक है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है, ऑप्शन ए, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की याद या संस्मरण। एक्चुअली हम ये यूज़ करते हैं जब कोई ऑरेटर आपको कोई स्टोरी सुना रहा होता है, ठीक है, और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी बच्चे को कहानियाँ सुनाते हो जो आपने अपने पास में सुनी है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज रेमिनिसेंस। क्लियर। इटिनरी, इटिनरी मतलब क्या होता है, कोई जर्नी है, ठीक है, उसका जो पूरा प्लान्ड रूट है कि हम पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से गाड़ी करेंगे, ठीक है, तो ये जो यात्रा का पूरा क्रम होता है ना, दिस इज नोन एज इटिनरी। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। अच्छा, कोई चीज़ बहुत अप्रोप्रिएट है, मतलब क्या है, बहुत उचित है, ठीक है, बहुत यथोचित है, बहुत उपयुक्त है। क्लियर है। आगे चलते हैं, सबमिटेड, सबमिटेड, सबमिटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जमा करना। ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना। एडमिटेड, इफ़ यू एडमिट समथिंग मीन्स आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को मान रहे हो। कमिटेड, इफ़ यू आर कमिटेड टूवर्ड्स समथिंग मीन्स यू आर बीइंग डेडिकेटेड टूवर्ड्स समथिंग, आप किसी चीज़ के पीछे समर्पित हो। यहाँ पे कमिटेड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, बिकॉज कमिटेड में डबल एम होता है, सिंगल एम
नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी। पैसेज पे आते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सिंस मॉडल इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इफ देयर इज a strike in a vital industry the whole community suffers. I am not arguing that the right to strike should be abolished. I am only arguing that if it is to be preserved it must be for reasons concerned with this particular matter and not on general grounds of personal liberty. In a highly organized country, there are many activities which are important to everybody and without which there would be widespread hardship. देखो ये पैसेज ये बताना चाह रहा है कि जो स्ट्राइक होती है, ठीक है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे स्ट्राइक ऐसा नहीं कि किसी भी बात के लिए हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न है जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है तो ऐसा स्टेप उठाया जाता है, तो वो सही है, एल्सवाइज दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, स्ट्राइक एक्चुअल में क्या होती है, स्ट्राइक क्या होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जो आप करते हो, ठीक है, आप अपने पर्टिकुलर फ्रीडम के लिए जो स्टेप उठाते हो वो होती है स्ट्राइक। जैसे मान लो जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए कि आप उनके ऊपर कोई किसी चीज़ का जोर है, ठीक है, उस चीज़ को हटाने के लिए जो उनका स्टेप होता है दैट इज़ नोन एज स्ट्राइक। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, ऑथर किस ओपिनियन का है कि जो भी स्ट्राइक होनी चाहिए वो जनरल गुड के लिए होनी चाहिए, मतलब एक पूरे ग्रुप की अगर उससे भलाई है तो ठीक है, एक इंडिविजुअल की स्ट्राइक फॉर द सेक ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक्स में बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। इन द लाइट ऑफ दिस पैसेज इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन अ सोप फैक्ट्री, अगर मान लो सोप फैक्ट्री में कोई स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, कोई सीरियस मैटर है, हाँ होना तो ज़रूर चाहिए। अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, नॉट अ सीरियस मैटर, अ थिंग नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए ऐसा तो नहीं है, ठीक है, बट एक ऐसा मैटर जिसको एक्चुअल में सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे सोप फैक्ट्री में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। अब देखो सीरियस है कि नहीं है इस बारे में हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें मैटर नहीं पता, है ना। सो सीरियस के बारे में हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, सो वी कैन से अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर मैटर किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, सबसे पहले सेंटेंस में दिया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ हाईली ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करें सिंस ऐसा है, इफ देयर इज ए स्ट्राइक इन अ वाइड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर क्या है, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो अगर बात हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना, बिकॉज उनको पता होता है हमें एक दूसरे की आपस में हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इम्प्रूवमेंट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो अगर हमारे पास सेंटेंस में वन ऑफ आता है, ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसके बाद आने वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव होता है, ठीक है, और जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। ठीक, अब ऑप्शंस पे आते हैं। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी प्लूरल नहीं है, ब्राइटेस्ट डेमोक्रेसी प्लूरल नहीं है, ठीक है। लाइवली डेमोक्रेसीज, हम जनरली डेमोक्रेसीज के लिए लाइवली से अच्छा वाइब्रेंट का यूसेज होगा, ठीक है। सो विल मार्क इट एज नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। देखो एक चीज़ सिंपल से समझो, अगर कभी भी हम अवेल ऑफ, अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। इंजॉय, इंजॉय का मतलब क्या होता है, मज़े करना किसी चीज़ के। अप्लाई, अप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी काम में मन को लगाना, या यू कैन से जैसे आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो ठीक है, तो आप ये सोच के करते हो कि हाँ मैं इस
फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी है, ठीक। रिज़ाइन, रिज़ाइन का मतलब क्या होता है, भाग्य के भरोसे किसी चीज़ को छोड़ देना। यहाँ पे रेजिग्नेशन से मतलब नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे मतलब था कि यू लीव योर थिंग्स, कि यार जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, तो वो उस सेंस में था यहाँ पे मतलब, ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी हमारे पास ऐसे वर्ब्स आते हैं जैसे अवेल ऑफ, ठीक है, वर्ब्स कौन कौन से हैं, अवेल ऑफ, ठीक है, या इंजॉय, ठीक, या अप्लाई, ठीक, या रिज़ाइन, ठीक, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। कब, जब वो एक्टिव वॉइस में हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब उनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स के बाद, वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, बी ऑप्शन, ये रहा अवेल, इसके बाद हमने यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, द शिप रैन ओवर व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग, फिर से आ गया फ्रेजल वर्ब, ठीक है। रैन ओवर, रन ओवर का मतलब क्या होता है, इफ़ यू रैन ओवर समथिंग मीन्स, जैसे कहते हैं बस रैन ओवर हिम, मतलब कुचलना, ठीक है। अच्छा, गॉट ओवर, गॉट ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कई बार आपने सुना होगा गेट ओवर योर फीलिंग्स, है ना, मतलब अपनी किसी भी फीलिंग को, किसी भी भावना को नियंत्रण में रखो, ठीक है, कंट्रोल में रखो, ठीक। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक। गॉट ओवर का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना, ठीक। वेंट डाउन, वेंट डाउन का मतलब क्या होता है, डूबना। जनरली ये यूज़ किया जाता है किसी जहाज़ का, ठीक है, या किसी चीज़ का पानी में डूबकर गायब हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द शिप वेंट डाउन व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग, ठीक है, क्लियर है। डोंट वरी देयर इज़ लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, देखो हमारे पास सेंटेंस क्या दिया है स्टार्टिंग में, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, ठीक है। अगर लेस टाइम होगा तो चिंता करोगे, है ना। अच्छा, मोर और मैनी का यूसेज यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी चिंता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनफ, डोंट वरी देयर इज इनफ टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन इन हिज डिपार्टमेंट टू द मीडिया। अच्छा, रिवील, देखो क्वेश्चन में आपके पास रिवील आया है, ऑप्शन में आपके पास डिस्क्लोज दिया है, ठीक है, और दोनों की मीनिंग सेम होती है, ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, बिकॉज रिवील क्वेश्चन में दिया और यहाँ पे ऑप्शन में डिस्क्लोज दिया है, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, शो या एक्सपोज, ठीक है। तो आप किसी करप्शन को या किसी बात को किसी के सामने ला रहे हो, सो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, ना कि शो कर रहे हो। अच्छा, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, एक्सपोज का मतलब होता है किसी भी जगह की या संस्था की या किसी व्यक्ति की किसी बुराई को सामने लाना, ठीक, उजागर करना, ठीक। रिवील का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सीक्रेट। देखो कोई चीज़ बहुत होली है, ठीक है, या बहुत सीक्रेट है, उसका जो वॉयलेशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सैक्रिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, सैक्रिलेज, ठीक। अच्छा, प्रोफैनिटी, प्रोफैनिटी मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब ईश्वर के लिए या धर्म के अगेंस्ट, ठीक है, जो वर्ड्स कहे जाते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, दैट इज़ नोन एज प्रोफैनिटी। सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज सेडिशन। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान के अगेंस्ट गलत या डैमेजिंग स्टेटमेंट्स जो दिया जाता है कि हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। कई बार आप कोई भी हो, वो कई बार किसी की बुराई करता है ना, ठीक, तो दैट इज़ नोन एज स्लैंडर, क्लियर। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वीमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। देखो विदाउट बीइंग मैरिड दिया है, तो इसका ऑप्शन डी, मैरिज तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, बाकी वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। लीनिएज, लीनिएज का मतलब क्या होता है,
लीनिएज का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर कुल के लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज लीनिएज। क्लियर। एक्यूपेज, एक्यूपेज का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट्स यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष कार्य के लिए जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज एक्विपेज, ठीक है। या आप ऐसा भी कहते हो जो 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसके लिए भी हम एक्विपेज का यूज करते हैं, ठीक। और लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन विदाउट बीइंग मैरिज इज नोन एज कॉन्क्यूबिनेज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। क्लियर। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल से दूर नहीं रह सकता, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है डिप्सोमेनिया, ठीक। अच्छा, और वर्ड हमें मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत इच्छा होती है कि वो दूसरों पर राज करे, मतलब दूसरों पर अपनी चीज़ों को थोपे, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेगालोमेनिया, ठीक। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो मतलब होता है चोरी, तो ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं क्लेप्टोमेनिया। पायरोमेनिया, पायरो का मतलब क्या होता है, आग, ठीक। तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को चीज़ों को आग लगाने में खुशी मिलती हो या आदत हो या उसकी इच्छा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पायरोमेनिया। क्लियर। अ शाय लुक दैट इज लस्टफुल, अ शाय लुक दैट इज लस्टफुल की मीनिंग क्या होती है, लीर। इसका मतलब क्या हो, देखो मान लो आप ये तो दिखाते हो कि हाँ आप बहुत शाय हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या होता है, आपकी जो निगाहें होती हैं उसमें बहुत लस्ट होता है, ठीक है, मतलब प्लेजर भरा होता है चीज़ों का फ़ायदा उठाने का, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये वर्ड एग्जैक्टली आपके प्लेजर सीकिंग हैबिट से रिलेटेड है कि आपकी मतलब ये कह सकते हो कि आपकी नज़रों में चोर है, गंदापन है, ठीक है, हीन भावना है। क्लियर। लोअर, लोअर का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है किसी चीज़ की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर। क्लियर। लार्क, लार्क का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो मजाक के लिए कही गई हो, मजाक में कही गई हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लार्क। लिटोरल, लिटोरल का मतलब क्या होता है, लिटोरल का मतलब होता है तट से रिलेटेड, शी शोर के पास की जगह, ठीक है, ऐसी चीज़ जो तट पे हो, ठीक है, या तट के पास ग्रो कर रही हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिटोरल। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, वो बिल्डिंग्स जहाँ पे डेड बॉडीज कुछ समय के लिए रखी जाती हैं इज नोन एज मॉर्चुरी, ठीक है। अच्छा, मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, ऐसा मठ या आश्रम जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। सेनाटोरियम, सेनाटोरियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बीमार लोग रेस्ट करते हैं और रिकवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रीमाटोरियम, क्रीमाटोरियम का मतलब क्या होता है, क्रीमाटोरियम का मतलब हुआ शमशान घाट या शवदाह गृह जो होता है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, या ये वो जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जब जलाया जाता है उसके बाद जो अस्थियाँ बचती हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह के लिए हम यूज़ करते हैं शवदाह गृह या क्रेमाटोरियम। क्लियर। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, एक के बगल में दूसरी चीज को रखना, दैट इज नोन एज जक्सटापोज, दैट इज नोन एज जक्सटापोज, ठीक। इम्पोज, इम्पोज का मतलब क्या होता है, इफ यू आर इम्पोजिंग समथिंग ऑन समथिंग ऑन समवन, इट मीन्स आप अपनी किसी बात को किसी के ऊपर थोप रहे हो, यू आर फोर्सिंग योर डिसीजन और योर रूल ऑन समवन। एक्सपोज, एक्सपोज अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, किसी का छुपा हुआ सच किसी के सामने ला देना। रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है, रिपोज का मतलब होता है नींद या आराम की जो स्थिति होती है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपोज। क्लियर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंडीमोनियम, मतलब शोरगुल हल्लड़ हुल्लड़ की जो स्थिति होती है ना, दैट इज नोन एज पेंडीमोनियम। मान लो घर में शादी है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, खूब सारा हंगामा हो रहा होता है ना, ठीक, तो वो पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेंडीमोनियम। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजना होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, ठीक। रेवोल्यूशन,
रेवोल्यूशन आप लोग को पता होगा, क्रांति, ठीक है, या अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो मतलब उसमें पूरी तरह से परिवर्तन। स्टिर, स्टिर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिलाना। स्टिरिंग आप करते हो ना, जैसे कॉफ़ी पी रहे हो तो स्पून से स्टिर करते हो, उसको शुगर मिलाते हो, दैट इज स्टिरिंग, ठीक। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जिस इंसान को हमेशा अपनी प्रशंसा करने की आदत हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नार्सिसिज्म। क्लियर है। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या होती है, न्यूरोसिस एक छोटी सी बीमारी टाइप होती है, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तंत्रिका रोग, ठीक। साइकोसिस, साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस एक बहुत बड़ी, साइकोसिस, साइकोसिस क्या है, एक गंभीर मेंटल बीमारी जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइकोसिस। पैरानोइया, पैरानोइया क्या होता है, आप अपने मन में ये संदेह बैठाए हुए किसी चीज़ का कि आप पे कोई विश्वास नहीं करता है, दिस इज नोन एज पैरानोइया, ठीक है। देखो तीनों वर्ड एक तरह से कुछ ना कुछ दिमाग से रिलेटेड है, ठीक। न्यूरोसिस एक हल्की सी कुछ तंत्र की बीमारी होती है, इसलिए इसको तंत्रिका रोग कहते हैं। साइकोसिस मतलब होता है वो इंसान जिसको पूरी मेंटल इलनेस हो, और पैरानोइया क्या होता है, आप अपने मन में जो एक भ्रम बैठाए हुए हो या संदेह बैठाए हुए हो कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज पैरानोइया। क्लियर। नेक्स्ट, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ऐसे फूड पे रहता है जो प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो ऐसी चीज़ों को खाता है जो प्लांट्स भी हो और फ्लैश भी हो, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ओमनीवोरस। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, कोई इंसान बहुत ऑप्टिमिस्ट है, मतलब वो क्या है, आशावादी है, वो सोचता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा, जो हो रहा है उससे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक। हर्बीवोरस कौन होता है, जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, और कार्निवोरस क्या होता है, जो सिर्फ एनिमल्स खाता है। क्लियर। अ विमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ऐसी औरत जिसके एक ही बार में एक से ज़्यादा पति होते हैं, उनको, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीएंड्री, ठीक। अच्छा, पॉलीगमी, पॉलीगमी का मतलब क्या होता है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक वाइफ होने का जो कस्टम है, प्रथा है, ठीक है, वो होती है पॉलीगमी। पॉलिगनी का मतलब क्या होता है, पॉलिगनी का मतलब होता है, इसको इसकी स्पेल चेक कर लो आप लोग, GYNY होती है, ठीक है। पॉलिगनी का मतलब क्या होता है, पॉलिगनी का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन वाइफ, बट दिस इज नॉट अ कस्टम, ठीक है। जब कस्टम हुआ तो पॉलीगमी, और कस्टम नहीं है, सिर्फ 2 वाइफ हैं आपकी, ऐसा बताया जा रहा है, तो इट इज़ पॉलीगनी, ठीक है। पॉलीफनी, पॉलीफनी का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी म्यूजिक्स का जो मेल होता है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीफनी। क्लियर है। ओके, पैसेज देखते हैं पहले पूरा, ठीक है। There is a general impression among the public that our schools and colleges educate students, that some kind of uncritical knowledge imparted to the students is beyond any doubt. Students are made to copy notes, learn them by heart, and reproduce it during examination. Those who learn by heart and reproduce it to the exact letter are considered as the best. Others who do not succeed in the exercise are termed failures. The examination results are all a grading in memory work, which has nothing to do with education. An educated person is one who has developed qualities of mind and heart, and who can critically evaluate things and objectively decide the course of his action based on factual information. The impressions that the students gather in the years of their academic life are important for their future. In fact, attitudes to life are built on what is happening in the academic institutions, the type of things that are taught, the ways and method of communication, and mental attitudes of those who teach are primary in education. What are some of the things taught in our institutions? The first thing that the student learns is that the teacher is always right and students do not know. तो देखो पूरा पैसेज किस बारे में है, पूरा पैसेज ये आपको बता रहा है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या होता है, किस तरह से एजुकेशन कराई जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, आप स्कूल डेज में जो आपको टीचर आंसर लिखवाती थी, आपको वो वर्ड टू वर्ड लिखना होता था, ठीक है, मतलब आपको एक तरह से रत्तू टोता बनाया जाता था, ठीक है। बट इन एक्चुअल लाइफ अगर आपको सक्सेस पानी है, यू नीड नॉट टू बी रट्टू टोता इन योर लाइफ, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स इन योर एक्चुअल लाइफ, ठीक है। और वहाँ पे ये माना जाता था कि जो टीचर ने बोला वही सही है,
ठीक। और जो बच्चा है उसको कुछ भी नहीं आता, वो वही जानता है जो उसको टीचर पढ़ाएगी, ठीक है। तो ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी। क्लियर है? पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इम्प्रेशन ऑफ द ऑथर अबाउट अवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस? वो क्या बता रहा है ऑथर? वो हमको ये बता रहा है कि हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या मिलती है? अनक्रिटिकल नॉलेज मिलती है। अनक्रिटिकल क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज वो हमें एक्चुअली ना हमारे अंदर की जो टैलेंट है, ठीक है, उसको बाहर नहीं लाती, ठीक है, इसलिए उसके लिए अनक्रिटिकल यूज किया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या होगा? सी। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ स्टूडेंट इज मेड टू लर्न इन अवर स्कूल? जो पहली चीज बच्चा स्कूल में जाके सीखता है वो क्या है? वो सबसे मेन चीज क्या है? सबसे आखिरी में दी थी, द टीचर इज ऑलवेज राइट एंड स्टूडेंट्स आर इग्नोरेंट। मतलब बच्चे को कुछ नहीं पता है, ठीक है, और जो टीचर है वो हर तरह से हर समय सही है। क्लियर? Who according to the author is an educated person? Educated person एक्चुअल में कौन होता है? A person who has developed qualities of mind and heart. पैसेज में था ना, जिसने who has developed qualities of mind and heart, ठीक है, and can critically evaluate factual information. जो factual information है उसको आराम से evaluate कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए क्या पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए उसको भी आराम से बता सकता है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइंस में दिया था ये पूरा, एजुकेटेड वन हैज डेवलप्ड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड हु कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट थिंग एंड ऑब्जेक्टिवली डिसाइड द कोर्स ऑफ हिज एक्शन बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिवेलिंग इंप्रेशन अबाउट स्कूल्स एंड कॉलेजेस? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है कि इंप्रेशन कैसा है? देखो पहले क्वेश्चन में भी ऐसी सी ही कोई चीज़ पूछी गई थी, दैट दे इम्पार्ट सम काइंड ऑफ अनक्रिटिकल नॉलेज। अनक्रिटिकल इसलिए बिकॉज वो बच्चे को उसके डेवलपमेंट में काम नहीं करती। क्लियर? हु इन आवर एजुकेशनल सिस्टम आर टर्म्ड फेलियर्स? हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसको फेलियर्स बताया जाता है? देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको फेलियर बताया जाता है, ठीक है, जो लर्निंग मतलब चीज़ों को याद करने में अच्छे नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो एग्जैक्टली जो स्कूल में सिखाया गया उस चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, फेलियर्स बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग ने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, ठीक है, 3 इडियट्स मूवी में क्या हुआ था? जो चतुरामलिंगम था उसने क्या किया था? उसने एग्जैक्टली जो बुक में नोट्स थे ना, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन बताई, ठीक है, तो उसको बोला गया था बहुत अच्छे, है ना। और जब आमिर खान ने उसको सिंपल सी डेफिनेशन में बताया था तो उसको बोला था कि ये लिखोगे एग्जाम में, है ना। याद है, मूवी देखी होगी, सबने देखी होगी, ठीक। तो देखो, और जब उसके बाद जब वो चला गया था, वापस आया अपनी बुक लेने, और जब उसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, तो वो क्या था? वो ये था कि उसने पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया, तो टीचर पूछता है ये क्या था, है ना। तो इस तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। नॉलेज वो होनी चाहिए जो आपके काम आए, जिससे आप कुछ सीखते हो, ठीक है, ना कि जो बुक में लिखा है उसको लिख देना। अगर जो बुक में लिखा है वही आप लिखते रहोगे तो हर इंसान फिर तो मैनेजमेंट की बुक्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के बुक के लिए तो हर इंसान को फिलिप कोटलर बनना पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? विल टेक ऑप्शन बी, राइट। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। हैव अ नाइस डे।